क्या जो हम अनुभव करते हैं वही सच होता है, या हमारा मन दुनिया का शायद सबसे बड़ा जादूगर है जो ऐसे अनुभव गढ़ सकता है जो सच से भी ज्यादा असली लगे? यही सवाल हजारों सालों से साधकों और दार्शनिकों को परेशान करता है। बिल्कुल। हाँ, और आज के दौर में जहां हर कोई अपने असाधारण अनुभवों को ऑनलाइन शेयर कर रहा है, ये और भी जरूरी हो गया। हाँ, और हम बात कर रहे हैं आउट ऑफ बॉडी अनुभवों की, हाँ या जिसे आजकल एक फैंसी नाम दिया गया है, एस्ट्रल ट्रैवल। जी। लोग दावा करते हैं कि उन्होंने अपना शरीर बिस्तर पर छोड़ा और कहीं और की यात्रा की, और ये अनुभव इतने गहरे होते हैं कि उन्हें सिर्फ वहम कहकर खारिज कर देना बहुत मुश्किल लगता है। मुश्किल लगता है, बिल्कुल। तो यहीं पर आज हम एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो सनातन परंपरा के गहरे विवेक से आते हैं, और वो इस सवाल को एक अलग ही एंगल से देखते हैं। अच्छा। वो ये नहीं पूछते हैं कि क्या ये सच में हुआ, वो पूछते हैं अनुभव और सत्य में क्या फर्क है। अच्छा, अनुभव और सत्य में क्या फर्क है, ये तो पूरी बात ही पलट देता है। तो आज का हमारा मिशन किसी के अनुभव पर फैसला सुनाना नहीं है, बल्कि मन के उस क्राइम सीन की जांच करना है जहां ये सब घटता है ना? बिल्कुल। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मन किन परिस्थितियों में ऐसे अनुभव पैदा करता है। और एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना जरूरी है। जी। ये चर्चा किसी साधना या प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए बिल्कुल नहीं है। इसका एकमात्र उद्देश्य है अपने ही मन की कार्यप्रणाली को लेकर हमारी समझ और विवेक को साफ करना। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। और मुझे लगता है सबसे पहला सुराग तो हमारे रोज के जीवन में ही छिपा है, सपने। कोई सपना इतना असली क्यों लगता है? हम सपने में भाग रहे होते हैं, हमारा दिल सच में तेजी से धड़कने लगता है, हम गिरते हैं और शरीर को एक झटका सा लगता है, जबकि सच तो ये है कि हम एक बिस्तर पे आराम से लेटे हुए हैं। हाँ, ये शुरू करने के लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि ये मन की सबसे बड़ी शक्ति को उजागर करता है। वो क्या है? मन कहानियां गढ़ने में माहिर है। वो दुनिया का बेस्ट स्टोरी टेलर और क्या कहते हैं, विजुअल इफेक्ट्स आर्टिस्ट है, सब एक में। हाँ। जब हम सोते हैं तो बाहरी दुनिया का इनपुट बंद हो जाता है, आंखें बंद, कान शांत, तो मन को एक खाली कैनवस मिल जाता है। और उस खाली कैनवस पर वो अपनी फिल्म चलाना शुरू कर देता है, जिसमें हमीद हीरो है और हमें स्क्रिप्ट भी नहीं पता होती। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक फुल बॉडी एक्सपीरियंस है। सपने का डर असली डर की तरह महसूस होता है, सपने की खुशी असली खुशी की तरह। हाँ, और सुबह उठने पर भी उसकी याद और उसका एहसास हमारे साथ रह जाता है। तो यहीं पर पहला बड़ा सबक छुपा है, किसी अनुभव का वास्तविक महसूस होना। इतना शक्तिशाली रियलिटी सिम्युलेटर है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, यही विवेक का पहला कदम है, अनुभव और सत्य के बीच की उस महीन रेखा को पहचानना। ठीक है, तो अगर हमें इस एस्ट्रल ट्रैवल जैसे खास अनुभव की तह तक जाना है, तो हमें पहले उस खेल के मैदान को समझना होगा जहां ये सब होता है। जी। मतलब चेतना की अलग अलग अवस्थाएं। हमारे स्रोत बताते हैं कि सनातन दर्शन चेतना को मोटे तौर पर 4 अवस्थाओं में देखता है। हाँ, और ज्यादातर लोग सिर्फ 3 से ही परिचित हैं। पहली है जागृत, यानी हमारी ये जागने की अवस्था, जहां इंद्रियां बाहर की दुनिया से जानकारी इकट्ठा करती हैं। दूसरी है स्वप्न, जहां इंद्रियां बंद हो जाती हैं और मन अपनी दुनिया बना लेता है। और तीसरी है सुषुप्ति। सुषुप्ति यानी गहरी नींद। गहरी नींद, बिल्कुल, जहां न बाहर की दुनिया है न मन की। वो अवस्था जहां सुबह उठकर हम बस इतना कहते हैं, बड़ी अच्छी नींद आई, पर हमें पता नहीं होता कि उस दौरान हम कहाँ थे। बस एक गहरी शांति का एहसास होता है। सही कहा, लेकिन असली रहस्य छुपा है चौथी अवस्था में, जिसे परंपरा में तुरीय कहा गया है। तुरीय? हाँ, इसे समझने के लिए आप ध्यान या गहरी अंतर्मुखी अवस्था कह सकते हैं। ये एक बहुत ही अनोखी स्थिति है। अनोखी कैसे? ये तो सुनने में जागृत और स्वप्न का एक अजीब मिक्स लग रही है। क्या ये सिर्फ एक तरह का लूसिड ड्रीम है जिसे कोई फैंसी नाम दे दिया गया है? ये बहुत अच्छा सवाल है, और फर्क बहुत सूक्ष्म है लेकिन महत्वपूर्ण है। लूसिड ड्रीम में आपको पता होता है कि आप सपना देख रहे हैं, लेकिन फिर भी मन काफी हद तक अनियंत्रित और कल्पनाओं से भरा होता है। अच्छा। चौथी अवस्था में व्यक्ति पूरी तरह से जागा हुआ और होश में है, लेकिन उसकी इंद्रियां बाहरी दुनिया से पूरी तरह हट चुकी हैं। मन अनियंत्रित नहीं, बल्कि बेहद शांत और केंद्रित है। मतलब बाहर का शोर पूरी तरह बंद, लेकिन अंदर की जागरूकता पूरी तरह ऑन। एक साइलेंस चैम्बर जैसा, जहां आप सिर्फ अपने अंदर की आवाजें सुन सकते हैं। बिल्कुल। और इसी शांत गहरे तालाब में जब कोई पत्थर गिरता है
तो उसकी लहरें बहुत बड़ी और साफ दिखाई देती हैं। इसी अवस्था में मन के भीतर के अनुभव सपनों से भी कहीं ज्यादा जीवंत और वास्तविक महसूस हो सकते हैं, और यहीं पर एस्ट्रल ट्रैवल जैसी घटनाओं की जमीन तैयार होती है। ओके, तो ये है वो मिस्ट्री जोन, वो चौथी अवस्था। अब सीधा सवाल, इस अवस्था में ऐसा क्या होता है कि एक व्यक्ति को ये यकीन हो जाता है कि वो अपने शरीर से बाहर निकलकर कहीं घूम रहा है? इसका मैकेनिज्म क्या है? इसे समझने के लिए एक आधुनिक एनालॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बताइए। मान लीजिए कि मन एक बेहद एडवांस्ड वर्चुअल रियलिटी मतलब VR सिस्टम है। एस्ट्रल ट्रैवल जैसा अनुभव बनाने के लिए ये सिस्टम 3 कदम उठाता है। दिलचस्प है। पहला कदम क्या है? पहला और सबसे जरूरी कदम आपको ये भुला देना कि आपने कोई VR हेडसेट पहन रखा है। हंसती है। आध्यात्मिक भाषा में कहें तो देह भाव का खो जाना। जब ध्यान बहुत गहरा होता है तो मैं ये शरीर हूं का एहसास इतना हल्का हो जाता है कि मन उसे लगभग भूल ही जाता है। शरीर की कोई सेंसेशन, कोई वजन महसूस नहीं होता। यानी दुनिया से जो हमारा फिजिकल एंकर था, मन ने उस रस्सी को ही काट दिया, अब वो आजाद है। एकदम। अब आता है दूसरा कदम। जब मन इस शारीरिक बंधन से आजाद महसूस करता है तो वो अपने विशाल डेटाबेस यानी हमारी स्मृति, मेमोरी और कल्पना, इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके एक नई दुनिया बनाना शुरू कर देता है। आपके देखे हुए शहर, किताबों में पढ़े हुए विवरण, सुनी हुई कहानियां, ये सब उसके लिए रॉ मटेरियल है। तो मन एक क्रिस्टोफर नोलन बन जाता है, टाइम, स्पेस और मेमोरी के टुकड़ों को जोड़कर एक ऐसी ब्लॉकबस्टर बना देता है जिसे सिर्फ हम ही देख सकते हैं। बिल्कुल, और आपको टिकट के पैसे भी नहीं देने पड़ते। सही बात है। और फिर आता है तीसरा और सबसे शक्तिशाली हिस्सा, उस कहानी में भावना का तड़का लगाना। अच्छा। अगर उस समय मन में जरा सा भी डर है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, तो VR गेम एक हॉरर फिल्म बन जाएगा। अगर गहरी जिज्ञासा है कि इस दरवाजे के पार क्या है, तो वो एक एडवेंचर यात्रा का रूप ले लेगा। तो जब ये तीनों चीजें मिलती हैं, शरीर का एहसास खोना, स्मृति और कल्पना का कॉकटेल और एक तेज भावना, तब वो अनुभव पैदा होता है जिसे लोग शरीर से बाहर यात्रा कहते हैं। उन्हें लगता है कि वो अपने शरीर से अलग हो गए हैं क्योंकि देहभाव तो है ही नहीं। कभी कभी वो खुद को ऊपर से छत से देखते हुए पाते हैं, क्योंकि हमारे मन में अपने शरीर की एक तस्वीर तो पहले से स्टोर है, और उन्हें लगता है कि वो उड़ रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, क्योंकि मन कल्पना और यादों के टुकड़ों को एक यात्रा की तरह पेश कर रहा है। ये एक जबरदस्त विश्लेषण है, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। जी पूछे। अगर यह सब सिर्फ मन की व्यक्तिगत स्मृति और कल्पना का खेल है, तो फिर अलग अलग लोगों के अनुभव कई बार इतने मिलते जुलते क्यों होते हैं? जैसे बहुत से लोग एक सिल्वर कॉर्ड या एक टनल ऑफ लाइट देखने की बात करते हैं, यह कैसे संभव है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। इसका एक संभावित उत्तर ये हो सकता है कि व्यक्तिगत स्मृति के अलावा हम एक सामूहिक स्मृति का भी हिस्सा है, जिसे कलेक्टिव अनकॉन्शियस कहते हैं। अच्छा। कुछ प्रतीक, कुछ छवियां, जैसे अंधेरे से उजाले की ओर जाना, एक सुरंग से निकलना, ये मानव चेतना के सार्वभौमिक आर्केटाइप्स हैं। यह हमारी व्यक्तिगत यादों का हिस्सा नहीं, बल्कि पूरी मानवता की साझा मनोवैज्ञानिक विरासत का हिस्सा हो सकते हैं। तो मन सिर्फ हमारी हार्ड ड्राइव से ही नहीं, बल्कि एक तरह के क्लाउड से भी डेटा खींच रहा है। आप ऐसा कह सकते हैं। यह सिर्फ एक सिद्धांत है, लेकिन यह समझाता है कि अनुभव व्यक्तिगत होते हुए भी सार्वभौमिक पैटर्न क्यों दिखाते हैं। लेकिन सनातन परंपरा यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी देती है। वो कहती है, देखो, समझो, पर इसमें उलझो मत। उलझो मत। अनुभव कितना भी गहरा या साझा क्यों न लगे, उसे परम सत्य मानने की गलती मत करो। ये अभी भी मन के दायरे की ही एक घटना है। ठीक है, ये बात मुझे एक जरूरी सवाल पर लाती है। अगर ये सब मन की ही रचना है और सनातन परंपरा इसे जानती है, तो फिर वो इन अद्भुत अनुभवों के पीछे भागने को प्रोत्साहित क्यों नहीं करती? क्यों वो विवेक यानी समझ पर इतना जोर देती है? क्योंकि उपनिषदों का पूरा सार एक लाइन में है, अनुभव बदलते रहते हैं, सत्य स्थिर होता है। अनुभव बदलते रहते हैं, सत्य स्थिर होता है। आज आपको प्रकाश दिखा, कल शायद अंधेरा दिखे। आज शांति मिली, कल बेचैनी हो सकती है। अनुभव मौसम की तरह आते जाते रहते हैं। और अगर हम इन अनुभवों का पीछा करेंगे तो हम हमेशा एक रोलर कोस्टर पर ही बैठे रहेंगे, कभी ऊपर कभी नीचे। बिल्कुल, कभी रोमांचित कभी निराश। इसीलिए परंपरा कहती है कि अनुभवों का पीछा करना एक बहुत सूक्ष्म बंधन है। यह आपको अपनी ही मानसिक अवस्थाओं का गुलाम बना देता है।
अच्छा। आप हमेशा उस अगले खास अनुभव के नशे में रहना चाहते हैं। ये एक तरह का आध्यात्मिक रोमांच है। इसके ठीक उल्टा विवेक का विकास करना मुक्ति है। विवेक का अर्थ है ये साफ साफ देख पाने की क्षमता कि क्या बदल रहा है और क्या नहीं बदल रहा। तो इसका मतलब असली खेल आध्यात्मिक अनुभवों का कोई स्कोर कार्ड बनाना नहीं है, बल्कि उस खेल के मैदान से ही बाहर आ जाना है। The goal isn't to win the game of experiences, but to transcend it entirely. आपने पूरी बात का सार कह दिया। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि अध्यात्म का लक्ष्य चमत्कार या सिद्धियां पाना है। सनातन मार्ग का लक्ष्य बहुत ज्यादा व्यवहारिक और जमीनी है। वो क्या है? लक्ष्य है स्थिर बुद्धि, एक ऐसा मन जो जीवन के हर उतार चढ़ाव में शांत और केंद्रित रह सके, के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए भी हो। लक्ष्य है संतुलन, ताकि न सुख हमें बहुत ऊपर उड़ा सके, न दुख हमें बहुत नीचे गिरा सके। और इन सबका स्वाभाविक परिणाम है जीवन में गहरी शांति। ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि आज की दुनिया में अध्यात्म को अक्सर अनुभवों की मार्केटिंग से जोड़ दिया जाता है। हाँ बिल्कुल। ये कोर्स कीजिए और कुंडलिनी जगाइए, ये मेडिटेशन कीजिए और एस्ट्रल ट्रैवल कीजिए, जबकि आप कह रहे हैं कि असली अध्यात्म जीवन से भागना नहीं, बल्कि जीवन को और बेहतर ढंग से जीना सीखना है। सही, और उसके लिए एक शांत और समझदार मन सबसे जरूरी औजार है, न कि बदलते हुए रोमांचक अनुभव। अनुभव तो बस रास्ते में आने वाले दृश्य हैं, मंजिल नहीं। तो आज की इस पूरी पड़ताल का निचोड़ ये निकलता है कि असली सवाल ये नहीं है कि किसी का एस्ट्रल ट्रैवल का अनुभव सच था या नहीं। अनुभव करने वाले के लिए तो वो उस पल में 100% सच था। निश्चित रूप से। असली सवाल ये है कि उस अनुभव का हमारी जिंदगी पर असर क्या हुआ। क्या उसने हमें ज्यादा शांत, ज्यादा संतुलित और ज्यादा दयालु इंसान बनाया, या उसने सिर्फ हमारे अहंकार को और मजबूत किया कि देखो, मैंने कुछ ऐसा अनुभव किया है जो दूसरों ने नहीं किया। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा हमारे श्रोता हर साधक के लिए एक लिटमस टेस्ट, एक कसौटी देते हैं। अच्छा। एक सवाल जो हर अनुभव के बाद खुद से पूछा जाना चाहिए। और वो सवाल क्या है? सवाल है, जो कुछ भी मैंने देखा या महसूस किया, क्या वो मुझे भीतर से शांत बना रहा है या सिर्फ रोमांचित कर रहा है? वाह, क्या ये मुझे शांत बना रहा है या सिर्फ रोमांचित कर रहा है? ये तो एक फिल्टर की तरह है जो सोने और पीतल को अलग कर सकता है। क्योंकि रोमांच क्षणिक होता है, उसकी भूख बार बार लगती है। शांति स्थायी होती है, वो अपने आप में पूर्ण होती है। चुनाव हमेशा हमारा होता है कि हम किसका पीछा करना चाहते हैं। यह एक बेहतरीन अंतर्दृष्टि है। हमारे स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि इस विषय को आधुनिक विज्ञान, खासकर न्यूरोसाइंस के दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि जब कोई व्यक्ति ऐसे अनुभव का दावा करता है तो उसके ब्रेन में क्या चल रहा होता है। हाँ, विज्ञान और अध्यात्म के बीच इस विषय पर संवाद बहुत ही रोचक हो सकता है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलुओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज की यह चर्चा मन की गहराइयों को समझने के लिए एक बहुत ही तार्किक और विवेकपूर्ण नजरिया पेश करती है। यह हमें सिखाती है कि हम अपने अनुभवों के तूफान में बहने के बजाय उस तूफान के शांत केंद्र यानी साक्षी भाव में टिकना सीखें।